तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। और विदेश नीति से शुरुआत करना ठीक रहेगा, क्योंकि शायद यहीं पर उम्मीदों और हकीकत के बीच का फासला इस साल सबसे साफ नजर आया। बिल्कुल। एक लेख के मुताबिक 2025 को भारतीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट साल माना जा रहा था। हाँ, एक ब्रेकआउट साल, मतलब एक ऐसी छलांग लगाने का साल जो भारत को दुनिया के मंच पर एक नई जगह दिलाता। और एजेंडा तो बहुत महत्वाकांक्षी था। बहुत ज्यादा। अमेरिका के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना था। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ बरसों से अटके व्यापार समझौते फाइनल करने थे। अच्छा। चीन के साथ रिश्तों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी और रूस के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना था। मतलब लिस्ट काफी लंबी थी। ये तो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी टू डू लिस्ट है। अब जब हम साल के अंत में यहाँ बैठे हैं तो ये सुनने में थोड़ा भोलापन सा लगता है। बिल्कुल। तो असल में हुआ क्या? मुझे लगता है अर्थव्यवस्था पर जो एक लेख है उसमें कुछ सुराग छुपे हैं। सुराग से कहीं ज्यादा वहां तो पूरी कहानी ही छिपी है। एक रिपोर्ट है एफडीआई पर, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, जो बताती है कि अगस्त 2025 से कहानी कैसे पलटी। अच्छा। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, भारत में जो पैसा आ रहा था वो एकदम से बाहर जाने लगा। आंकड़े क्या कहते हैं? ये बदलाव कितना बड़ा था? आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच भारत में लगभग 10.7 बिलियन डॉलर का नेट एफटीआई आया था, जो कि बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन सिर्फ एक अमेरिकी घोषणा के बाद अगले 3 महीनों में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगभग 3.8 बिलियन डॉलर देश से बाहर चला गया। 3 महीनों में लगभग 4 बिलियन डॉलर। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ 90 दिनों में साल की 1/3 से ज्यादा की कमाई वो हवा हो गई। बिल्कुल। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की नाजुकता को दिखाता है कि हम बाहरी झटकों के लिए कितने तैयार हैं। ये दिखाता है कि हमारी आर्थिक अपील कितनी ज्यादा बाहरी फैसलों पर निर्भर है, खासकर जब दुनिया की राजनीति इतनी अनिश्चित हो। सही। और इसका सीधा असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ा। एक लेख तो यहाँ तक कहता है कि 2025 इस सदी में भारत अमेरिका संबंधों के लिए सबसे मुश्किल साल रहा। सबसे मुश्किल साल। हाँ। टैरिफ, रूसी तेल के आयात पर 25% सरचार्ज और H1B वीजा पर नई पाबंदियों ने मतलब भरोसे को कई दशक पीछे धकेल दिया। और चीन और रूस का क्या वहां कोई अच्छी खबर थी? नहीं, वहां भी निराशा ही हाथ लगी। चीन के साथ LAC पर, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, तनाव जस का तस बना रहा। और रूस के साथ जो शिखर बैठक हुई वो भी बिना किसी बड़े नतीजे के खत्म हो गई। ऐसा संदेश गया कि भारत, जो पिछले 3 साल से रूसी तेल पर अमेरिकी दबाव झेल रहा था, आखिरकार थोड़ा झुक गया। तो ये तो हुई बड़ी ताकतों की बात, लेकिन कहते हैं ना कि असली परीक्षा तो अपने पड़ोस में होती है। बिल्कुल। वहां क्या चल रहा था? पड़ोस में माहौल और भी ज्यादा अस्थिर हो गया। अप्रैल में पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। हाँ, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब इस सीमा पार कार्रवाई को दुनिया में बहुत कम देशों का समर्थन मिला। अच्छा। जिससे भारत कूटनीतिक तौर पर थोड़ा अलग थलग पड़ गया। ऊपर से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक नए रक्षा समझौते ने भारत की चिंताएं और बढ़ा दी। इसी से जुड़ा एक सवाल उठता है। विदेश नीति वाले लेख में दोहरे मापदंड की एक बहुत तीखी बात कही गई है। लेखक का कहना है कि जब भारत अपने पड़ोसियों को लोकतंत्र या मानवाधिकारों पर ज्ञान देता है तो उसकी अपनी घरेलू चुनौतियों की वजह से उसकी बातों में वजन नहीं रहता। लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है आपका। मतलब क्या विदेश नीति में हर देश अपने हितों को पहले नहीं रखता? रखता है, बिल्कुल रखता है। और लेख भी ये नहीं कहता कि भारत को अपने हित नहीं देखने चाहिए। उसका तर्क थोड़ा वो अलग है। अच्छा। वो ये कहता है कि जब कोई देश दुनिया में एक लीडिंग पावर के तौर पे अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सही। और वो साख तभी बनती है जब आप जिन सिद्धांतों की बात दुनिया में करते हैं उन्हें अपने घर में भी लागू करते दिखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। ये साख या मतलब जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है एक और आर्टिकल था जो हमारी एक और महत्वाकांक्षा पर सवाल उठा रहा था। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का सपना। हाँ, और वो कहानी भी चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार तीसरे साल डोपिंग के मामलों में दुनिया में टॉप पर है। तीसरे साल? हाँ,
2024 में भारत में 260 डोप पॉजिटिव मामले सामने आए। ये आंकड़ा हमारी ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को बहुत कमजोर करता है। इसके पीछे वजह क्या बताई गई है कि हम सिर्फ ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं इसलिए ज्यादा मामले पकड़ में आ रहे हैं? देखिए, नाडा का मतलब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का तो यही तर्क है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन रिपोर्ट इसके गहरे कारणों की तरफ भी इशारा करती है। भारत में खेल अक्सर गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता है। सही। खेल कोटे से मिलने वाली सरकारी नौकरी और बड़े नकद पुरस्कारों का लालच इतना ज्यादा है कि कुछ एथलीट और कोच शॉर्टकट लेने को तैयार हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ धोखेबाज एथलीटों की कहानी नहीं है? नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है जिसमें बहुत ज्यादा दबाव है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें, जियोपॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, ओलंपिक के सपने, इनका असर आखिरकार आम इंसान पर ही पड़ता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आर्टिकल था जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया, हमारे शहरों में लोगों द्वारा चुकाए जा रहे अदृश्य टैक्स के बारे में। ये आइडिया तो कमाल का है ना? बिल्कुल। ये लेख में बताया गया है कि कैसे दूसरे शहरों या गांवों से आने वाले प्रवासियों को एक भाषाई टैक्स चुकाना पड़ता है क्योंकि वे शहर की मुख्य भाषा नहीं जानते। ये कुछ सरकारी टैक्स नहीं है? नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक नुकसान है। उन्हें अच्छी नौकरी खोजने में, सही दाम पर घर किराए पर लेने में या सरकारी दफ्तरों में अपना काम करवाने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये बात तो बहुत गहरी है। ये सिर्फ पैसा बचाने या नौकरी पाने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप शहर का हिस्सा होते हुए भी उससे कटे हुए हैं। बिल्कुल, एक तरह का अलगाव है। अकेलापन, अलग थलग महसूस करना, ये सब भी तो एक तरह का टैक्स ही है। और लेख में इसके किसी और पहलू पे भी बात की गई है। हाँ, लेख का तर्क है कि हम शहरों को सिर्फ सड़कों, पुलों और इमारतों के ढांचे की तरह देखते हैं, जबकि उन्हें एक क्या कहते हैं गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब एक जीते जागते ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जाना चाहिए। अच्छा। ये कहता है कि शहरी योजना में सबसे जरूरी चीज सहानुभूति है, एम्पैथी। किसी शहर की कामयाबी का पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ कितनी ऊंची इमारतें हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि वहाँ रहने वाला हर इंसान कितना अपनापन महसूस करता है। ये अनुभव और नैरेटिव की बात ये सिर्फ शहरों पर लागू नहीं होती। नहीं, हमारे मनोरंजन में, खासकर सिनेमा में भी तो यही बहस चल रही है। एक आर्टिकल था जो धुरंधर जैसी फिल्मों पर बात कर रहा था और प्रोपेगेंडा के मुद्दे को उठा रहा था। बिल्कुल। उस चर्चा में प्रोपेगेंडा की एक बहुत दिलचस्प परिभाषा दी गई, ये कि प्रोपेगेंडा सिर्फ संदेश देने वाली कला नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ऐसा एजेंडा है जो अपनी बात साबित करने के लिए तथ्यों को बहुत चतुराई से चुनता है और भावनाओं को भड़काता है। और ये अक्सर अकेले काम नहीं करता, इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है, फंडिंग से लेके सोशल मीडिया पर प्रमोशन तक। बिल्कुल। तो मतलब प्रोपेगेंडा और देशभक्ति वाली फिल्म में फर्क कैसे करें? लाइन कहाँ खींची जाती है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल तो है, और चर्चा में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है। एक महत्वपूर्ण फर्क ये बताया गया है कि जो कला स्थापित व्यवस्था और सत्ता से सवाल पूछती है, वो उस कला से अलग होती है जो सत्ता को और मजबूत करती है। चर्चा में ये भी कहा गया कि आज की राष्ट्रवादी फिल्मों की तुलना 1950-70 के दशक के नेहरूवादी सिनेमा से करना सही नहीं है। अच्छा, क्यों? वो एक झूठा समीकरण है, क्योंकि उस दौर की फिल्में राष्ट्र निर्माण की बात तो करती थीं, लेकिन किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा नहीं देती थीं। ये एक बहुत अहम फर्क है। जी। सिनेमा की इस बहस से मुझे वो आखिरी कहानी याद आई जो इन सारे बड़े आइडियाज को एक इंसान की जिंदगी में समेट देती है। राजन की कहानी। हाँ, एक पत्रकार का संस्मरण है जिसमें वो राजन नाम के एक जमीनी कार्यकर्ता के बारे में बताते हैं। ये कहानी हमें इन बड़ी बहसों से निकालकर एक गांव की हकीकत में ले जाती है। और ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है 1997 की। पत्रकार को खबर मिलती है कि एक गांव में कुछ दलित नौजवानों ने इस्लाम अपना लिया है। वो इस धर्म परिवर्तन की घटना को कवर करने के लिए राजन नाम के एक स्थानीय दलित कार्यकर्ता की मदद लेता है। जब वो गांव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मतलब ये सिर्फ आस्था बदलने का मामला नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। असल में उन नौजवानों पर एक दंगे का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। ओहो। इस एफआईआर की वजह से उनके लिए हिंदू अनुसूचित जाति के आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी पाना नामुमकिन हो गया था। अच्छा। तो इस्लाम अपनाना उनके लिए आस्था का नहीं बल्कि विरोध का, अपनी पहचान जाहिर करने का एक तरीका था। वाह। मतलब जो बाहर से एक धार्मिक मामला लग रहा था वो असल में सम्मान
और अपने हक की लड़ाई थी। हाँ, कहानी में एक नौजवान एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है। क्या? अगर मैं दाढ़ी रख लूं और मुस्लिम टोपी पहन लूं तो कोई मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा, बसें उनके लिए रुकने लगेंगी। ये एक लाइन दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, कानूनी, सामाजिक, एक आम इंसान की जिंदगी पर असर डालती हैं और उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं जिनके बारे में हम शहरों में बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? कहाँ हमने साल की शुरुआत में दुनिया जीतने के सपनों से बात शुरू की थी, हाँ, और कहाँ हम एक गांव में एक नौजवान की आत्मसम्मान की लड़ाई पर आ पहुंचे। मुझे लगता है कि 2025 ने हर स्तर पर भारत की स्थिति की नाजुकता को उजागर किया है, चाहे वो वैश्विक मंच पर हमारी कूटनीतिक साख हो, बाहरी झटकों पर हमारी आर्थिक निर्भरता हो या ओलंपिक जैसे हमारे सपने हो। और साथ ही इन लेखों ने हमारे शहरों, हमारे सिनेमा और हमारे समाज के अंदरूनी तनावों की ओर भी साफ साफ इशारा किया है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जिन वास्तविक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत की बात अक्सर होती है, वे सिर्फ आर्थिक नहीं है, वे सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं। सही कहा। जो बात शहरी योजना वाले लेख में कही गई थी, वो शायद हर जगह लागू होती है। वो सहानुभूति वाली बात। हाँ, वही शायद वो गायब कड़ी है, चाहे वो शहर में एक प्रवासी के अनुभव को समझने की बात हो या समाज के हाशिए पर पड़े एक नौजवान की आवाज सुनने की। आज के आर्काइव्स में एक मजेदार बात मिली। अच्छा। 50 साल पहले आज ही के दिन चीन और अमेरिका के बीच एक बड़े तेल सौदे पर बातचीत चल रही थी। और 100 साल पहले मद्रास में शराबबंदी पर गर्मागर्म बहस हो रही थी। मुद्दे भले ही बदल जाएं, लेकिन ये भू-राजनीति और सामाजिक तनाव हमेशा बने रहते हैं। बिल्कुल। और आज के सभी स्रोत इसी एक तनाव की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ हमारी अनुमानित राष्ट्रीय पहचान है, एक मजबूत उभरती हुई विश्व शक्ति की पहचान, और दूसरी तरफ हमारे ही लोगों की विविध और अक्सर मुश्किल जमीनी हकीकत। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या? कोई भी देश विश्व मंच पर एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य कैसे बना सकता है अगर उसके अपने ही घर में अपने सभी नागरिकों के लिए अपनेपन की भावना नाजुक बनी रहे?